देखो, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इस चैप्टर में 3 चीज पढ़ना है हम लोगों को, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट और एक ट्रेंड एनालिसिस। ये आप लोगों के लिए थोड़ा अलग पार्ट होगा, लेकिन हालांकि बहुत छोटा सा पार्ट है वो, मतलब एक फॉर्मूला का सम से। तो 3 चीजें इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस। पहले इसमें आपको जो हमने PDF शेयर किया है, इसमें ईयर पेपर का क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इसमें सारे ईयर पेपर की थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है, और ये 10 नंबर का आएगा, मतलब मैक्सिमम चांस है कि 6 से 8 का प्रैक्टिकल दे देगा और 2-3 नंबर का थ्योरी दे देगा। तो थ्योरी में क्या दे सकते हैं, फटाफट उसको गो थ्रू करते हैं। जैसे देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2006 में आया हुआ है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पूछ रहा है और डेफिनेशन पूछ रहे हैं। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर। हम लोग डेटा को कलेक्ट करके जब एक फॉर्मेट में डालते हैं, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका बैलेंस शीट और PL कहलाता है। देखो यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल कि 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट और PL में हम लोग सारा एक्सपेंडिचर और इनकम का डेटा डालते हैं, जबकि बैलेंस शीट में सारा एसेट लायबिलिटी का डेटा डालते हैं। तो यही आपको एग्जाम में पूछा है। अब आपके एग्जाम में इतना लंबा लंबा थ्योरी नहीं आएगा, अब आपके प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा, थ्योरी पार्ट छोटा होगा। तो ये 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए टीचर इतना डिटेल में लिख के दिए। आपको केवल ये लिखना है उसका मतलब क्या है, और 2 टाइप का स्टेटमेंट बनता है, दैट्स इट। फिर देखो, इसमें बोला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, इनका फीचर्स या नेचर्स क्या होता है। तो ये फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाया जाता है। ये पोस्टुलेट्स होते हैं, मतलब इनमें कुछ एजम्पशंस होता है और कुछ प्रैक्टिकल डेटा होता है। ये लीगल इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब बनाना ही पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट। उनमें शेड्यूल्स दिया हुआ है, आपको वही फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट से डिविएट नहीं हो सकते। कुछ इसमें पर्सनल जजमेंट होता है, क्योंकि एजम्पशंस अकाउंट्स में कॉमन है, तो थोड़ा इसमें पर्सनल जजमेंट होता है। नेक्स्ट आइटम दिया कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ, एक सेकंड होल्ड करो, स्कूल से कॉल आ रहा है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो मैं क्या कह दिया आपको कि इसका एक बैलेंस शीट एक कंपोनेंट है, वही जो आप बनाते हो वह सारा बैलेंस शीट है, जिसमें एसेट, लायबिलिटी, इक्विटीज, ओनर्स ये सब लिखते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एक कंपोनेंट है, जिसमें रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन, लॉसेज ये सब लिखते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखते हो, फिर आप कैश फ्लो बनाते हो। तो ये सब कंपोनेंट्स आपका बैलेंस शीट, PL, रेवेन्यू, लॉसेज, कैश फ्लोज। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालना चाहते हैं, हमारा बिजनेस सॉल्वेंट है कि नहीं ये पता करना चाहते हैं, हम ग्रोथ ऑफ द बिजनेस को चेक करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं, अपना बैलेंस शीट से स्ट्रेंथ मिलता है और PL से ग्रोथ पता चलता है। हम कंपैरिजन बनाना चाहते हैं, इसीलिए कंपैरेटिव और ये सब बनाते हैं। हम पिछला ईयर से कंपेयर करना चाहते हैं, हम दूसरी कंपनी से कंपेयर करना चाहते हैं। हम बजट बनाते हैं जिसमें फोरकास्ट करते हैं, और हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट पार्टीज के साथ, यानी मेरे शेयर होल्डर्स को ये डेटा भेजते हैं, गवर्नमेंट को ये डेटा भेजता है हम ये सब। इसके बाद है नीड एंड इम्पोर्टेंस। ये देखो ये बहुत बार आया हुआ, 2006, 7, 10, 11 4 बार आया हुआ ये पेपर में। क्यों जरूरत है इनको बनाना, ये मैनेजमेंट के काम आता है डिसीजन लेने के लिए, इसलिए बनाना जरूरी है। ये क्रेडिटर्स के काम आता है कि आपको कितना उधार दे वो लोग। ये बैंकर्स के काम आता है क्योंकि आपको वो लोग लोन देते हैं। ये इन्वेस्टर्स के काम आता है क्योंकि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं। ये गवर्नमेंट के काम आता है, ये ट्रेड एसोसिएशंस के काम आता है, ये स्टॉक एक्सचेंज के काम आता है। तो इन सब के लिए ये डेटा बनाया जाता है। अब आया ये एनालिसिस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो समझ में आया, एनालिसिस करना मतलब अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंपेयर करना, बैलेंस शीट PL बना के। तो वो जो एक्स्ट्रा 2 कॉलम बनाते हो वही एनालिसिस है। अब यहाँ पे दिया नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2019 में आया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, एनालिसिस बनाने का जरूरत क्यों है। तो हम लोग शेयर होल्डिंग के लिए ये बनाते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए बनाते हैं, प्लानिंग और डिसीजंस के लिए बनाते हैं एनालिसिस। कितना और क्रेडिट हमको मिल सकता है या लेना चाहिए, ये देखने के लिए रेशियो निकालते हैं, कंपैरेटिव कॉमन साइज बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, रीजन फॉर रिलेटिव चेंजेस, छोटा मोटा चेंजेस क्यों आया उसका रीजंस फाइंड आउट करने के लिए एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं। एनालिसिस में क्या बनता है, कंपैरेटिव कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो, ये 4 चीज इसीलिए बनाते हैं। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, कितना मेरे पास शॉर्ट टर्म फंड अवेलेबल है कि नहीं है वो देखने के लिए, मेरा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसा है वो रेशियोज में निकालते हैं हम सारा।
कई एक बार हमको कोर्ट वगैरह में ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है जब कोई केस चलता है मेरे अगेंस्ट में, तो इनके लिए बनाते हैं एनालिसिस। ये एनालिसिस का लिमिटेशंस क्या है, ये 2 बार आया हुआ 2009 में 2017 में। लिमिटेशंस है कि इंटरिम रिपोर्ट्स होती है, मतलब ये खुद का खुद ही बना रहे हैं हम लोग, इंटरनल है ये पूरा का पूरा। नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स को एकदम इग्नोर करते हैं, सिर्फ मनी ओरिएंटेड देखते हैं इसमें हम लोग, तो क्वालिटी एस्पेक्ट को इग्नोर करके बनता है ये। प्राइस लेवल को, यानी वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। डज नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट पोजीशन, आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलता इसके कारण। इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसीड्योर, कितना अकाउंटिंग प्रोसेस में चेंज आया और कितना इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हम पिछला साल से अपने को। अब आता है आपका वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। ये थ्योरी को आप लोग एक बार रीड करना। देखो यहाँ पे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना बनता है, तो ये 3 चीज बनाते हैं हम लोग इसमें, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएल, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज पीएल, और एक बनाते हैं ट्रेंड एनालिसिस जिसको आप लोग रेशियो भी बोलते हो, हम लोग रेशियोज भी निकालते हैं। आ जाते हैं उसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। ये थ्योरी आप लोग एक बार गो थ्रू करना, हम ईयर पेपर का सारा थ्योरी यहाँ पे दे दिए, नहीं समझ में आया हमको बोलना, हम बता देंगे। ये रहा टूल्स और टेक्निक्स। तो पहला बनाते हैं हम लोग कैसे फॉर्मेट बनाते हैं उस पे आते हैं डायरेक्ट। ये रहा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपैरेबल पीएल या कंपैरेटिव पीएल कैसे बनता है। पीएल का फॉर्मेट आप सबको पता है, तो देखो यहाँ पे दिया सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्ज। आपको चारों डेटा दे दिए। आप पहले सेल लिख लिए, एक मिनट, ये लोग कॉमन साइज पीएल बनाने बोला, सॉरी यहाँ पे ये लोग गलत क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है क्या बनाना है, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कॉमन साइज बनाने बोलेगा, क्वेश्चन में आपको ठीक से लिख देगा आपको क्या बनाना है, आपको कॉमन साइज पीएल बनाना है। कॉमन साइज कैसे बनेगा, कॉमन साइज में हम लोग खुद उसी ईयर का डेटा को उसी ईयर से कंपेयर करते हैं, जबकि कंपैरेटिव में 2 अलग अलग ईयर के डेटा को कंपेयर करते हैं। तो कॉमन साइज में देखो आपको क्या दिया, सेल दिया है 15 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख, तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। हम सारा खर्चा माइनस किए, आ गया 1.5 लाख ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेस किए फाइनेंशियल चार्ज, तो आ गया नेट प्रॉफिट। ये मेरा ए नंबर पार्टी का पीएल दिया हुआ है। अब हमको कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, तो साइड में क्या कॉलम ड्रॉ किए, परसेंटेज का कॉलम। हर आइटम को कॉमन साइज में हर आइटम को उसी ईयर के सेल से डिवाइड करेंगे, मतलब 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 तो 100% आया। 12 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 80%, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख 20%, 70,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख 4.67, 80,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख 5.33, 1.5 लाख बाय 15 लाख 10%, 20,000 बाय 15 लाख 1.33 और 1,30,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख 8.67। वैसे ही कंपनी बी का दे दिया, वही हमको सेल परचेज सब दिया, हम सब पुट कर लिए, और वही हर आइटम को उसी ईयर के सेल से डिवाइड, मतलब 80 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100, 60 लाख बाई 80 लाख, 20 लाख बाई 80 लाख, 5 लाख बाई 80 लाख, 7 लाख बाई 80 लाख, 8 लाख बाई 80 लाख, 2 लाख बाई 80 लाख, 6 लाख बाई 80 लाख। तो जब कॉमन साइज पीएल बोले, हम लोग हर ईयर का डेटा को उसी ईयर के सेल से डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, मेरा परसेंटेज बन गया। तो ये है कॉमन साइज पीएल। जब कॉमन साइज पीएल बोले, अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट बोलता तो किससे डिवाइड करते हैं हर आइटम को, कोई बोल सकता है, किसी को याद है क्लास 12 का? हाँ, अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट बोल देता तो आप पहले पूरा बैलेंस शीट नोट डाउन कर देते, परसेंटेज का कॉलम बनाते, हर आइटम को बैलेंस शीट का टोटल से डिवाइड करते। जैसे यहाँ पे हर एक आइटम को उसके ईयर के सेल से डिवाइड कर रहे हैं, वहां पे हर आइटम को उस साल के टोटल से डिवाइड करेंगे। ये भी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है। ये रहा कंपैरेटिव पीएल है ये। तो कंपैरेटिव पीएल नहीं, पहले कॉमन साइज पीएल देखते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये रहा प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको डेटा दिया है, ये देखो 2 ईयर का बैलेंस शीट दिया है आपको, 31/3/2019, 31/3/2020।
पूरा बैलेंस शीट बना के दे दिया। अपने क्या करेंगे, पहले पूरा बैलेंस शीट को एज इट इज पुट कर लिए, पूरा बैलेंस शीट को एज इट इज पुट कर लिए। देखो अब देखो हर एक आइटम 3 लाख डिवाइडेड बाई 7,20,000 इंटू 100 41.67 आएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाई 7,20,000 31.89, 35,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000 4.86, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 7,20,000 20.83, 80,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000 15,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000 40,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000। मतलब हर आइटम को उस ईयर के टोटल से डिवाइड करेंगे जब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना होगा। तो कॉमन साइज पीएल या कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट परसेंटेज, पर्टिकुलर्स सॉरी अमाउंट फिर परसेंटेज दूसरा ईयर का, हर ईयर का। अगर ये कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने बोला है, हर ईयर हर आइटम को उसी ईयर के टोटल से डिवाइड इंटू 100। 19 का आइटम को 19 के टोटल से डिवाइड, 2020 का आइटम को 20 के टोटल से डिवाइड। और जब ये कंपैरेटिव कॉमन साइज पीएल बनाने बोलेगा आपको, तो हर ईयर को सेल से डिवाइड, हर आइटम को सेल से डिवाइड। ये क्लियर है दोनों? कोई को कुछ बोलना है? अब आ जाते हैं कंपैरेटिव पीएल पे। तो देखो यहाँ पे कंपैरेटिव पीएल बनाने बोला है, आपको डेटा दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, सारा खर्चा दे दिया, नेट सेल दे दिया, डिविडेंड से इनकम मिला है वो भी बता दिया, बैंक इंटरेस्ट मिला है वो भी बता दिया। आप पहले फॉर्मेट बनाए, नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सारा एक्सपेंसेस माइनस, तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम ऐड कर लिए, आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस किए टैक्स, तो आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले पूरा पीएल पुट कर लिए। पीएल पुटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो हम पीएल पुटिंग नहीं बता रहे, वरना पीएल पुटिंग बता देते हैं पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट हम लोग किए भी हैं, सेमेस्टर 5 में ही तो किए थे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो यहां पर आपको पहले पीएल पुटिंग कर लिया। अब क्या करोगे, जब कंपैरेटिव पीएल बनाने बोलेगा, पहले दोनों ईयर का डेटा का डिफरेंस, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 15,40,000 माइनस 12,50,000 2,90,000 लिख दिया, 7.5 लाख माइनस 6 लाख 1.5 लाख लिख दिया, 7,90,000 माइनस 6,50,000 1,40,000 लिख दिया। मतलब हर आइटम को डिफरेंस निकाल दिया पहले हम। तो उस कॉलम का क्या नाम है, एब्सोल्यूट चेंज। अब परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। मतलब 2,90,000 डिवाइडेड बाय 12.5 लाख इंटू 100, 1.5 लाख बाई 6 लाख इंटू 100, 1,40,000 बाई 6,50,000 इंटू 100, 20,000 बाई 1,80,000 इंटू 100, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100। मतलब पहले दोनों ईयर का डिफरेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब 19 माइनस 2018 आ गया एब्सोल्यूट चेंज। अब परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला सिंपल, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इंटू 100। ये हो गया मेरा कंपैरेटिव पीएल। वैसे जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे, ये देखो जैसे आपको बोला कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने, आपको आइटम दे दिया पूरा, आपको बोला पहले बैलेंस शीट पुट कर लो, तो देखो पहले पूरा फॉर्मेट वाइज बैलेंस शीट पुट कर लिए दोनों ईयर का। अब उसके बाद 2 कॉलम ड्रॉ किए, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। यहां भी वही लॉजिक, पीएल कंपैरेटिव पीएल जैसा, पहले डिफरेंस निकालो, 5 लाख माइनस 4 लाख तो आ गया 1 लाख, 1 लाख माइनस 2 लाख आ गया नेगेटिव 1 लाख, 70,000 माइनस 40,000 आ गया 30,000। मतलब पहले डिफरेंस निकाले, फिर हर आइटम डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। मतलब कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो या कंपैरेटिव पीएल, सेम लॉजिक काम करेगा। कॉमन साइज में लॉजिक डिफरेंट काम करेगा। कॉमन साइज पीएल में उसी ईयर का आइटम को उसी ईयर के सेल से डिवाइड करते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट में उस ईयर का आइटम को उस ईयर के टोटल से डिवाइड करते हैं। ये क्लियर है सबको? किसी को कुछ बोलना है? इसमें बहुत ईयर पेपर का सम दिया है, 2008 से लेकर 2019 तक का सम है इसमें पूरा, सेम सम था, सब में सेम ही काम करवा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है।
एनालाइज हम यही कर रहे हैं बेटा कि मेरे पिछले ईयर से बढ़ा कि घटा, परसेंटेज वाइज कितना चेंज आया, यही है। तो हम ये देख रहे हैं कि मेरा मतलब टोटल में उस पर्टिकुलर आइटम का कितना हिस्सा है। मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं मेरा इक्विटी कैपिटल 10 लाख है, जबकि मेरा टोटल बैलेंस शीट का टोटल 20 लाख है, तो मतलब मेरा इक्विटी आधा पार्ट कवर करता है। हम ये कंपेयर, कॉमन साइज में हम ये कंपेयर करते हैं कि मेरे टोटल का वो कितना हिस्सा है। जब हम कॉमन साइज पीएल बनाते हैं तो हम ये कंपेयर करते हैं कि हम सेल 15 लाख का कर रहे हैं और एडमिन एक्सपेंसेस 70,000 दे रहे हैं, मतलब मेरा 5% के आसपास कमाई का 5% एडमिन खर्चा में चला जाता है, कमाई का 5.33% सेल में चला जा रहा है जो सामने सम्स है, कमाई का 1.5% के आसपास हम फाइनेंस चार्ज पेमेंट कर देते हैं, और 80% के आसपास मेरा परचेज वगैरह में खर्चा लग जाता है। तो हम ये कंपेयर करते हैं। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में तो हाँ 2 ईयर को कंपेयर करें, 2 ईयर को, 2 कंपनी को, क्योंकि हमेशा बेस तो इंडेक्स नंबर नहीं पढ़ते थे, बेस हमेशा प्रीवियस, कोई चीज का परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रीवियस को बेस मान के ना, प्रीवियस से कितना बदला, हाँ कितना परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले चेंज हुआ। आखिरी पार्ट हम बोल रहे हैं ट्रेंड वाला पार्ट, ये रहा। देखो ये तुमको बता भी दिया, ट्रेंड परसेंटेज इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एनालिसिस, इट प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू बेस ईयर। तो यही तो तुम फॉर्मूला यूज करते हो, करंट ईयर बाय बेस ईयर इनटू 100। तो कोई भी चीज का ट्रेंड जब निकालना होता है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कि मेरा वीकनेस बढ़ रहा है, तो हम हमेशा करंट ईयर बाय बेस ईयर इनटू 100 करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक डेटा दिखाते हैं एक चीज का तुमको, ये देखो मेरा इक्विटी कैपिटल 5 लाख था, जब 4 लाख हो गया, मतलब 1 लाख से कैपिटल बढ़ा है। तो 1 लाख बाई 4 लाख इंटू 100 करें तो 25% आया, मतलब मेरा कैपिटल 25% बढ़ा है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो, पहले 1 लाख था, पहले 2 लाख था, अब 1 लाख हो गया, मतलब 1 लाख से प्रेफरेंस शेयर घटा है, मतलब प्रेफरेंस शेयर मेरा 50% कम हुआ है। तो हम वीकनेस और स्ट्रेंथ अपना दोनों चेक कर रहे हैं। मेरा डिवेंचर्स कम हुआ है, मेरा लायबिलिटी कम हुआ है, मतलब अच्छा है, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म लोन बढ़ गया 50% से, मतलब रिस्क बढ़ रहा है। तो हम ये सब चीज कंपेयर करते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस अगर आपको एग्जाम में बोले तो ट्रेंड एनालिसिस का फॉर्मूला है करंट ईयर बाय बेस ईयर इनटू 100। इस चैप्टर में हम लोग ये 3 चीज पढ़ते हैं। हाँ, अरे नहीं, आपको इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। ये फॉर्मूला बता रहा है कि कैसे निकलता है कोई चीज का ट्रेंड। ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ चेक करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तुम भी तो वही कर रहे हो, करंट ईयर बाय बेस ईयर इनटू 100। हाँ, डिफरेंस निकाल के करो तुम, क्योंकि तुमको चेंज ही निकालना है। बस। किसी का कुछ क्वेरी है इसमें? क्योंकि ये सम्स को आप लोग खुद करो तो बेटर होगा, हाथ से प्रैक्टिस करने का इसमें जरूरी है, क्योंकि बाकी इसमें कुछ है नहीं बताने को एक्स्ट्रा, बस खाली फॉर्मेट पुट करो, डिफरेंस निकालो, बस, और कैलसी चलाओ। इसमें कैलसी ही चलाने का काम, पूरा 2019 तक काम सम दिया है इसमें, 2008 से 2019 तक का ईयर पेपर है यहाँ पे सॉल्व पूरा।